जय हिंद बच्चों। तो हमको आज देखना है भाग संख्या 4। तो हमारा भाग 1 क्या था, संघ और राज्य क्षेत्र। हमारा भाग 2 जो था वो था क्या है, नागरिकता, सिटीजनशिप। हमारा भाग 3 था मूल अधिकार। जैसे कि हमने मूल अधिकार में देखा कि 12 से लेकर 35, इसमें कितने अधिकार दिए गए थे बच्चों, इसमें दिए गए थे 7 प्रकार के अधिकार। तो हमारा, तो देखिए हमारे मूल अधिकार में कहा गया था कि अगर आपका मूल अधिकार कोई छीनने की कोशिश करता है तो आप सीधे कहा जा सकते हैं, आप सीधे जा सकते हैं, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर कोई आपका मूल अधिकार छीनने की कोशिश करता है तो इसमें और एक बात क्या कही गई थी, आपके मूल अधिकार को कुछ समय के लिए निलंबित करने का काम कौन करता है, आपके राष्ट्रपति करते हैं। और हमेशा के लिए समाप्त करने का अधिकार किसको होता है, हमारे संसद को होता है। तो हमने मूल अधिकार तो देख लिया था, हमें आज देखना है भाग संख्या 4। तो देखिए बच्चों, हमारा भाग संख्या 4 क्या है, नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा। तो देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो हमारा ये चालू होता है भाग 4। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से चालू होता है, 36 से लेकर 51 के बीच हमारा ये भाग चालू होता है। तो इसमें कितने आर्टिकल दिए गए हैं, 36 से 51 तक आर्टिकल्स दिए गए हैं हमारे भाग संख्या 4 में। तो हमारा भाग संख्या 4 क्या है, देखिए हम आपको समझाते हैं। तो इसमें ये कहा गया है कि जैसे यहाँ पर राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जैसे हमारे 28 राज्य है, यहाँ पर उन 28 राज्य की चर्चा नहीं कर रहा है। तो इसमें यही कहा गया है, राज्य के साथ साथ हमारे देश में जितने भी अलग अलग जो विभाग है, उन सभी को संविधान क्या करता है, कुछ निर्देश देता है, कुछ आदेश देता है। हमको उस आदेश को समझना जरूरी है। तो जैसे कि आप देखे होंगे, देखिए जैसे बिजली विभाग हो गया, अपने आप में क्या है, वो एक स्टेट है। जैसे रेलवे डिपार्टमेंट अपने आप में एक स्टेट है। गृह मंत्रालय, उसके अपने मंत्री बैठते हैं, उनका अपना विभाग होता है, वो अपना डिसीजन खुद लेते हैं। तो वो अपने आप में क्या है, स्वतंत्र है। तो यहाँ पे यही कहा गया है, जैसे मंत्री विभाग है अभी, गृह मंत्रालय है, उनका अपना विभाग, तो वो अपने डिसीजन खुद लेते हैं, उनके अपने मंत्री बैठते हैं, अपने विधायक बैठते हैं उनके मीटिंग में। तो इसमें यही कहा गया है, 28 राज्यों के साथ साथ हमारे देश को भी जो जितने अलग अलग विभाग हैं हमारे भारत में, जितने अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, उनको कुछ निर्देश देता है, जो किसी के अंडर में नहीं आता, अपना काम वो खुद करता है, जो स्वतंत्र है, जिस पर किसी का हक नहीं चलता। तो उन सभी को कुछ निर्देश देता है। तो देखिए, हमको इस निर्देश को समझना जरूरी है, कुछ डायरेक्शंस देता है, हमको उसी को आज समझना है, नीति निर्देशक तत्व में। तो ये हमारा आर्टिकल चालू होता है कहाँ से कहाँ तक, 36 से लेकर 51 तक। ठीक है। तो देखिए बच्चों, इसी में कहा गया था, नीति निर्देशक तत्व में ही कहा गया था कि संविधान आपको कुछ विशेष अधिकार देना चाहता है, कुछ निर्देश देना चाहता है, और उसी निर्देश को क्या कहते हैं, नीति निर्देशक तत्व। तो संविधान चाहता है कि वो आप सभी को कुछ, वो आप सभी को यह अधिकार दे, लेकिन संविधान के पास इतना पैसा नहीं है, देश के पास इतना पैसा नहीं है कि वो आपको सभी सुख दे सके। तो देखिए, इसी में कहा गया था, नीति निर्देशक तत्व में ही कहा गया था कि जब जो लोग गरीब है या जो लोग बूढ़े हैं, उनके लिए वृद्धा पेंशन, जो महिलाएं विधवा हो चुकी है उनके लिए विधवा पेंशन। तो इसमें ये कहा गया था कि देश सबको देगा, लेकिन देश के पास इतना पैसा नहीं था। देखिए, जब हमारा देश आजाद हुआ था, ये सब देखिए नीति निर्देश, ये सब आदेश, सॉरी, लेकिन संविधान के पास इतना पैसा नहीं है, देश के पास, किसी भी देश के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अच्छी सुविधाएं लोगों को दे सके। ठीक है, किसी भी देश के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अच्छी सुविधाएं अपने
नागरिकों को दे सके। तो हमारा ये आर्टिकल चालू कहाँ से होता है? 36 से लेकर 51 तक। तो हमारा आर्टिकल 36 क्या है देखते हैं, देखिए। आर्टिकल 36 है नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा, ठीक है। और हमारा 36 आर्टिकल 37 क्या है? आप इसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते, न्यायालय नहीं जा सकते, ठीक है। आर्टिकल 38 है, यह लोक कल्याण के लिए है, लोगों के कल्याण के लिए है। तो देखिए, संविधान के पास इतना पैसा नहीं था कि संविधान आपको सभी सुख सुविधाएं दे सके। तो देखिए बच्चों, इसमें यही कहा गया है कि नीति निर्देशक तत्व वह कल्याणकारी योजना है जो संविधान आपको देना चाहता है। हालांकि संविधान आपको 1950 में ही ये सब सुख सुविधाएं देना चाहता था, लेकिन संविधान के पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपने नागरिकों को ये सब सुविधाएं दे सके। तो इसी में यही कहा गया था कि जो बूढ़े लोग हैं उनको वृद्धा सॉरी जो बूढ़े लोग हैं उनको पेंशन दी जाएगी, या जो गरीब महिला है उनके लिए वृद्धा पेंशन, या जो महिलाएं विधवा हो गई है उनके लिए पेंशन। तो ये सब सुख सुविधाएं हमारे देश के पास नहीं थी। जैसे कि आप अभी देख सकते हैं कि हमारे देश में जो लोग गरीब है या जो महिलाएं, मतलब जो बूढ़े लोग हैं उन सबको पेंशन दी जाती है, जो विधवा महिलाएं हैं उनको भी पेंशन दी जाती है। और जैसे आप अभी अलग अलग राज्य में देखते होंगे, जैसे हो गया हमारा स्टेट एक महाराष्ट्र, वहां पे आप देखते होंगे 60 वर्ष से जो ऊपर के जो लोग हैं उनको वहां पे बिल्कुल टिकट नहीं है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, उन सभी को टिकट नहीं लेते वहां पे। तो ऐसा सरकार देना चाहती थी। अगर सरकार का मन होगा तो देगी या तो नहीं होगी। लेकिन जब देश आजाद हुआ था तो तब क्या हुआ था, देखिए हमारे देश के पास इतना पैसा नहीं था कि ये सब सुविधाएं हाँ आप अपने नागरिकों को दे सके। जैसे हो गया अभी किसी के जानवर, जैसे गाय भैंस जानवरों को कुछ हो, उनके लिए अलग से सुरक्षा करना, या फिर किसी के खेत में कुछ हुआ है नुकसान तो उसकी भरपाई करना, ये सब जैसे बहुत बड़ी बाढ़ आ गई, सबका नुकसान हो गया, तो ये सब करने के लिए सरकार के पास इतना पैसा नहीं था। तो संविधान यही कहता है कि इन सभी को कुछ निर्देश दे रहा है राज्य के साथ साथ, ठीक है। तो देखिए बच्चों, तब क्या हुआ था, तो ये सब तो हमारे देश के पास इतना पैसा नहीं था। नीति निर्देशक तत्व में ही लिखा गया था कि आप गरीब लोगों के लिए कुछ सुविधाएं करेंगे। तो जैसे देखिए, अगर ये सब काम हम जब देश आजाद हुआ था तब करते तो हमारे देश का जो सारा पैसा है वो अनाज गया उसमें देना पड़ता, पर्यावरण में देना पड़ता, या पशु जानवरों के लिए देना पड़ता। तो इसमें नीति निर्देशक तत्व यही कहा गया है कि आप लोगों का कल्याण करेंगे। तो ये किसके लिए आता है? जब भी आता है लोक कल्याण के लिए आता है नीति निर्देशक तत्व। तो जैसे लोगों को विधवा पेंशन वृद्धा पेंशन सब में खत्म हो जाता, तो नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा यही है कि ये लोक कल्याण के लिए दिया गया है। लेकिन यह राज्य सरकार, देखिए, लेकिन ये राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति और शक्ति पर निर्भर करता है कि वो आपको देगा कि नहीं देगा। आप इसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते, आप इसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते, अर्थात न्यायालय में वाद विवाद नहीं कर सकते, न्यायालय द्वारा इन्फोर्स नहीं कर सकते, अर्थात यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है।
वादयोग नहीं है, इस पर इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता, यह मूल अधिकार की तरह जबरदस्ती नहीं ले सकते, यह राज्य सरकार की इच्छा पर डिपेंड है। क्या यह शक्ति, ऐसा पावर या प्रावधान मूल अधिकार से रिलेटेड था? तो बिल्कुल नहीं था। तो देखिए, अगर ये सब सुविधा है सरकार आपको नहीं देती है तो आप इसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते। ऐसी कोई शक्ति, ऐसा कोई प्रावधान आपको मूल अधिकार से रिलेटेड था? तो नहीं, बिल्कुल नहीं था। सीधे अगर आपका मूल अधिकार कोई छीनने की कोशिश करता है तो आप सीधे आर्टिकल 32 के तहत कहा जा सकते हैं। देखिए, आर्टिकल 32 के तहत आप सीधे जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, और आर्टिकल 226 के तहत आप कहा जा सकते हैं हाई कोर्ट। तो ऐसा वाला प्रावधान हमारे आर्टिकल 37 में नहीं दिया गया है। तो देखिए, हमारे आर्टिकल 37 में क्या कहा है, अगर आपको सरकार वृद्धा पेंशन नहीं देती है या विधवा पेंशन नहीं देती है, या गरीब लोगों को जो 60 वर्ष से ऊपर हो गए हैं उनको जो पगार होता है गांव में आप देखते होंगे, ये सब नहीं देती है, तो आप इसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते। जैसे हो गया, आपको राशन का देती है हमारी इंडियन गवर्नमेंट, तो अगर वो राशन देना बंद करते हैं तो आप इसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते। तो इसमें यही कहा गया है। और हमारे भाग 3 क्या है, मूल अधिकार। हमारे मूल अधिकार को कोई छीनने की कोशिश करता है तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, सीधे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो ऐसा कोई भी प्रावधान आर्टिकल हमारे भाग 4 में नहीं दिया गया है। अगर भाग 4 में कोई भी जो चीज है वो क्या है, आप इसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते, आप इसके लिए वाद विवाद नहीं कर सकते, इन्फोर्स नहीं कर सकते। यह राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है कि उनका मन होगा तो आपको देगी, अगर नहीं होगा तो नहीं देगी। तो हमारा नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा क्या है, यही है, सरकार का मन होगा तो देगी, अगर सरकार का मन नहीं होगा तो नहीं देगी। ठीक है, देखिए, देखिए, अगर इन सभी चीजों के लिए आपको राशन नहीं मिल रहा है, आप इन सभी चीजों के लिए न्यायालय जाते हैं, आर्टिकल 37 के तहत आप न्यायालय जाते हैं, तो न्यायालय में हमारे जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के वहां पे होते हैं वो कौन से होते हैं, वहां पे है होता है कौन सा वकील होता है, वहां पे होता है अटॉर्नी जनरल। और हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकील को कहते हैं अटॉर्नी जनरल। आप स्टेट लेवल पे जाते हैं तो उनको कहते हैं एडवोकेट जनरल, और आप डिस्ट्रिक्ट पे जाते हैं तो वहां पे कहते हैं पीपी, मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो सुप्रीम कोर्ट के वकील को क्या कहते हैं, अटॉर्नी जनरल कहते हैं। स्टेट लेवल के वकील को कहते हैं एडवोकेट जनरल, और आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वकील को कहते हैं पीपी, मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अगर इन सब में से कुछ भी होता है तो आप इसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते। देखिए बच्चों, अगर कोई मुकदमा सरकार के खिलाफ चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट में कौन बैठा है, अटॉर्नी जनरल तुरंत खड़ा हो जाएगा और पूछेगा कि क्यों, क्या हुआ है। तो अब जाके वहां पे अटॉर्नी जनरल क्या कहेंगे, देखिए जैसा हमने पहले से ही एक एग्जांपल आपको देते हैं। जब हमने पहले से ही ये सब कुछ, हाँ, ये पूरा मामला किसका है, भाग संख्या 4 का है। तो नीति निर्देशक तत्व में यही कहा गया है, सरकार का मन होगा तो आपको देगी, अगर सरकार का मन नहीं होगा तो आपको नहीं देगी। आप इसके लिए न्यायालय क्या कर सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, नीति निर्देशक तत्व को हमने कहा से लिया गया है, हमने लिया है आयरलैंड के संविधान से। और आयरलैंड ने कहा से लिया है, स्पेन के संविधान से लिया गया है। तो देखिए, नीति निर्देशक तत्व जब भी आएगा किसके लिए आएगा, लोक कल्याण के लिए आएगा। ठीक है, ये किसके फेवर में काम करेगा, संविधान के नहीं करेगा। तो देखिए, ये जब भी काम करेगा लोक कल्याण के लिए करेगा, जनता की सेवा के लिए काम करेगा। तो नीति निर्देशक तत्व जब भी आएगा किसके लिए आएगा, लोगों के कल्याण के लिए
आएगा। ये जब भी काम करेगा जनता के कल्याण के लिए, जनता के लिए। अब सरकार संविधान में लिखा गया है कि जनता का कल्याण होगा, न्यायालय इसे जबरदस्ती नहीं कर सकती। सरकार का मन होगा तो देगी, करेगी, सरकार का मन नहीं होगा तो ऐसा नहीं करेगी। तो इसीलिए, तो देखिए इसीलिए एक बहुत बड़े विद्वान थे केटी शाह, उन्होंने क्या कहा था, नीति निर्देशक तत्व। देखिए एक बहुत बड़े विद्वान थे केटी शाह, उन्होंने कहा था कि, एक बहुत बड़े विद्वान थे कि नीति निर्देशक तत्व, देखिए नीति निर्देशक तत्व उस चेक के समान है जिसका भुगतान बैंक अपनी मर्जी से करेगा, या बैंक अपनी इच्छा अनुसार पैसे देगा। अगर सरकार का मन होगा तो देगा, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा। तो नीति निर्देशक तत्व एक चेक के समान है जिसका भुगतान बैंक अपनी इच्छा अनुसार करता है। तो देखिए हमारा ये आर्टिकल कंप्लीट हो गया। तो ये जो नीति निर्देशक तत्व है जब भी आएगा लोक कल्याण के लिए आएगा। आर्टिकल 36 क्या है, राज्य की परिभाषा। जितने भी हमारे राज्य में जितने अलग अलग विभाग है उन सभी को कुछ निर्देश, कुछ आदेश, कुछ डायरेक्शंस दिए जाते हैं। जैसे बिजली विभाग हो गया, रेलवे डिपार्टमेंट हो गया, या अपने गृह मंत्रालय हो गया, या फिर हमारा यूपीएससी हो गया सबसे बड़ा। तो ये सब अपने आप में क्या है, स्वतंत्र है, जिसके ऊपर किसी का अधिकार नहीं चलता, उसको क्या कहते हैं, स्टेट कहते हैं। तो देखिए इसके लिए अगर ये सब सुविधाएं, जैसे गरीब लोग हैं उनको पेंशन नहीं दी जा रही है, आपको राशन नहीं दिया जा रहा है, या जो विधवा महिलाएं हैं जो विधवा हो गई हैं उनके लिए पेंशन नहीं दी जा रही है, तो आप इसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते। और आर्टिकल 38 ये जब भी आएगा नीति निर्देशक तत्व किसके लिए आएगा, जनता के कल्याण के लिए आएगा, और जनता के फेवर में क्या करेगा, काम करेगा। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 38 कंप्लीट। तो हमें अभी देखना है आर्टिकल 39। ठीक है, तो हम अभी आर्टिकल 39 देखते हैं। देखिए आर्टिकल 39 में कहा गया है समान काम के लिए समान वेतन। देखिए आर्टिकल 39 क्या है, समान कार्य के लिए समान वेतन, मेल फीमेल। तो देखिए अगर एक ही काम कोई स्त्री या कोई पुरुष कर रहा है, दोनों को वेतन क्या दिया जाएगा, समान दिया जाएगा। मतलब एक ही काम के लिए दोनों को भी जो सैलरी होगी वो बराबर दी जाएगी। जैसे देखिए आप अभी देख सकते हैं, जैसे आप किसी गवर्नमेंट स्कूल में टीचर है या पढ़ा रहे हैं, तो वहां पर जो मेल टीचर को जो सैलरी मिलती है, तो वहीं पे फीमेल टीचर को भी क्या होता है, उतनी ही सैलरी दी जाती है। और इसमें यही कहा गया है कि जो कार्य दोनों एक जैसा कर रहे हैं उनको समान वेतन दिया जाएगा। मतलब जो परमानेंटली टीचर है उनको क्या होगा, सैलरी बराबर मिलेगी। अगर कोई वहां पर जैसे आप देखते हैं टेम्परवरी कोई टीचर आके काम करते हैं कुछ दिनों के लिए, तो उनको उतनी सैलरी नहीं दी जा सकती। ठीक है, जो परमानेंटली वहां पर है उनको मेल या फीमेल उनको बराबर सैलरी मिलती है। और जो अभी टेम्परवरी टीचर आए हैं तो उनको उतनी सैलरी नहीं दी जा सकती, क्योंकि उसमें पहले ही लिखा होता है कि आप इतने दिन के लिए आए हैं, आपको इतनी सैलरी दे सकते हैं। अगर आपको भी इतनी सैलरी नहीं मिल सकती, जो पहले टीचर को है उतनी आपको नहीं मिल सकती, आप इसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते। और हमारे इसी में कहा गया है कि निःशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है, हमारे भाग संख्या 4 में ही कहा गया है निःशुल्क विधि, नहीं सॉरी,
निशुल्क शिक्षा देनी चाहिए, मतलब फ्री में शिक्षा देनी चाहिए। जैसे कि आप देखते हैं गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं। तो देखिए बच्चों, हमारा आर्टिकल 39 का क क्या है। आर्टिकल 39 का क, देखिए निशुल्क विधि सहायता। कानूनी सहायता। कानूनी सहायता। सरकार आपकी कानूनी सहायता करेगी, लेकिन सरकार का मन हो तो देखिए इसमें क्या कहा गया है बच्चों, निशुल्क विधि सहायता, फ्री में शिक्षा देना। और इसमें यही कहा गया है कि सरकार आपकी मदद करेगी, कानून आपकी मदद करेगा, लेकिन सरकार का मन होगा तो करेगा, अगर मन नहीं होगा तो नहीं करेगा। तो हमारा आर्टिकल 39 का क्या कहता है, निशुल्क विधि सहायता मतलब कानूनी सहायता। तो देखिए राज्य का नीति निर्देशक तत्व समाज में सामाजिक और आर्थिक बराबरी लाने की बात करता है। समाज में जो पीछे रह गया है, जो पीछे रह गया हो उसे आगे रखे, ताकि वो सामाजिक बराबरी हो सके। और पैसों से जो पीछे रह गया है उसे कुछ पैसे देकर, देखिए उसे कुछ पैसे दो और आर्थिक बराबरी कर सके। सामाजिक और आर्थिक बराबरी की बात कौन करता है, नीति निर्देशक तत्व। लोकतंत्र की बात कौन करता है, नीति निर्देशक तत्व करता है। तो देखिए ये हमारा आर्टिकल यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है बच्चों, तो हमने आज अपने कौन से आर्टिकल देख लिए, तो हमने आज अपने देख लिए, देखिए आर्टिकल 36, 37, 38, 39 और 39 का क आर्टिकल हमने आज अपना पूरा कंप्लीट कर लिया। तो हम इसके आगे की क्लास आपको कल बताएंगे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।